प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है और वह है रीतिकाल। रीतिकाल है, आपको मैंने बताया रीतिकाल की समय सीमा कितनी है। 1700 से संवत 1700 से 1900 रीतिकाल की समय सीमा है। संवत 1700 से 1900 ये रीतिकाल की समय सीमा दर्शाई है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने चार काल विभाजित किए थे। 4 कालों की समय सीमा अलग अलग बताई थी, ये शुक्ल के अनुसार है। तो उसमें आदिकाल था वो 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 संवत में है ये, और रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984 अर्थात अब तक। तो ये शुक्ल के अनुसार की जो समय सीमा है संवत 1700 से 1900। तो देखो, अब मैंने रीतिकाल की परिस्थितियों को समझाया था। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझा चुका हूँ। अब मैं रीतिकाल का वर्गीकरण करके बता देता हूँ। रीतिकाल का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ है और रीतिकाल कौन कौन सा वर्गीकरण हुआ है इसका। तो देखो, रीतिकाल का वर्गीकरण, यहाँ हम लेंगे वर्गीकरण। क्या लेंगे? रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। एक तो कवियों को 3 प्रकार से बांट दिया है। एक तो रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। देखो, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। देखो, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। पहले तो मैं इसको समझा देता हूं कि रीतिबद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है, रीति सिद्ध क्या है। शब्द के आधार पर ही आप समझ जाओगे। रीतिबद्ध का मतलब बंधे हुए, मुक्त का मतलब मुक्त होना, रीति सिद्ध जिसको हम जानते हैं, सिद्ध क्या। तो देखो, सबसे पहले बता देता हूं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, इस वर्ग में ध्यान से सुनना, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की है और रीति के बंधन में बंधे हुए, मतलब रीति के बंधन में बंध कर के रीति ग्रंथों की रचना की है, वे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। ठीक, आया समझ में? एक बार और समझा देता हूं। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए रहते हैं और रीति में बंधकर ही वे रचनाएं करते हैं। वे रीति ग्रंथों की रचना करते हैं, वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीति से बंध करके जो कवि रचनाएं करते हैं वे क्या कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं।
ये हो गया रीतिबद्ध कवि। अब देखते हैं रीति मुक्त कवि। अब देखो इस वर्ग में रीति मुक्त कवि, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। रीति के बंधन में बंधे हुए नहीं रहते, ये मुक्त होते हैं। अर्थात काव्यांग निरूपण करने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना की। काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है उन्होंने। इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है रीति में बंद करके, और ये हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही काव्य की रचना करते हैं। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही काव्य की रचना करते हैं। ये किसी रीति से संबंध नहीं रखते हैं, न रीति में बंधे हुए होते हैं। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि होते हैं, वे अपनी हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना करते हैं और ये किसी भी रीति के बंधन में नहीं बंधे हुए रहते हैं, और कोई भी ये लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं करते हैं। ये हुआ रीति मुक्त कवि। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवि। अब देखो रीति सिद्ध कवि क्या होता है। रीतिबद्ध को आप समझ गए, रीति मुक्त को आप समझ गए। अब रीति सिद्ध कवि, तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी है। रीति ग्रंथ नहीं लिखे पर रीति की भली भांति जानकारी है। वे रीति में पारंगत हैं, रीति के विषय में अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उन्होंने कोई भी काव्य रचना नहीं की रीति में बंद करके। तो ये कहलाते हैं रीति सिद्ध कवि। कौन से? कि जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी है, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो देखो इन कवियों में कौन कौन से, मतलब कौन कौन से कवि आते हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों में। तो अब हम इनके कवियों को बताते हैं कि कवि कौन कौन से हैं। देखो केशव दास, केशव दास ये रीतिबद्ध कवि हैं। चिंतामणि, मतीराम, ये तो मुख्य रूप से है ये केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, देव। भूषण भी रीतिबद्ध कवि हैं, पद्माकर भी रीतिबद्ध कवि हैं, देव भी हैं, और भिखारी दास भी रीतिबद्ध कवि हैं। जसवंत सिंह, वैसे रीतिबद्ध कवि काफी हैं, मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, देव, भिखारी दास, जसवंत सिंह, ये कौन से हैं? ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। अब रीति मुक्त कवि, देखो रीति मुक्त कवि हम आएंगे घनानंद। कौन से? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि कवि हैं। और भी ज़्यादा नहीं है वैसे रीति मुक्त में,
घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, देशदेव, ये जो मुख्य जो कवि हैं ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। अब आता है कौन सा? रीति सिद्ध कवि। तो इसमें रीति सिद्ध कवि में देखो कौन कौन से आते हैं। मुख्य रूप से एक तो ऐसा है जो सभी जानते हैं, कवि बिहारी। कवि बिहारी रीति सिद्ध कवि है। बिहारी, नेवाज, पजनेश, हटीस। बिहारी, नेवाज, पजनेश, हटीस, ये क्या है? ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीति सिद्ध कवि में बिहारी आएगा। तो रीतिबद्ध कवि आप समझ गए, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर, देव, भिखारीदास, जसवंत सिंह। रीति मुक्त कवि घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। और रीति सिद्ध कवि बिहारी, नेवाज, पजनेश, हटीस, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो ये रीति काल का हमने अब वर्गीकरण बता दिया है और रीति काल के रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवियों को भी हमने पूरी तरह से बता दिया कि कौन कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन कौन से रीति मुक्त हैं और कौन कौन से रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। अब देखते हैं जो रीति काल है उस रीति काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के विषय में आज हम आपको समझाएंगे। देखो रीति काल की प्रवृत्तियां। देखो बच्चों, अब हम बताएंगे रीति काल के कवियों की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां। रीतिकाल के कवियों की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? देखो पहले मैं इनकी प्रवृत्तियों को बता देता हूं कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। यहां से श्रृंगारिकता, नंबर 1 श्रृंगारिकता। उसके बाद में है अलंकारिकता, दूसरी है कौन सी? अलंकारिकता। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कौन सी? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब अगली है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। बहुज्ञता का मतलब होता है कि जो अनेक चीज़ों में, अनेक भाषाओं में ज्ञान होता है, हर क्षेत्र में ज्ञान होता है, वो कहलाता है बहुज्ञता। अब लिखो भक्ति एवं नीति, नारी भावना, भक्ति, नीति, नारी भावना, 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 नारी भाव
एवं नीति, नारी भावना और प्रकृति चित्रण, और ब्रज भाषा का प्रयोग। ये इसकी प्रवृत्तियां हैं: श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, भक्ति एवं नीति, नारी भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो देखो, हम सबसे पहले ले लेते हैं श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता ले लेते हैं। देखो, श्रृंगारिकता जिसमें श्रृंगार भावना दिखाई गई है, श्रृंगार रस दिखाया गया है, वो श्रृंगारिकता है। मैं कहता हूं कि रीतिकालीन जो कवि होते हैं, उन रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त होता है। रीतिकालीन जो कवि होते हैं उनका जो श्रृंगार वर्णन होता है, एक तरफ तो क्या है, शास्त्रीय बंधनों से युक्त होता है, तो दूसरी ओर ये विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति में अश्लीलता दिखाई जाती है। जो विलासी आश्रयदाता होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति में अश्लीलता को दर्शाया गया है। कहाँ शास्त्रीय बंधनों से युक्त है एक तो, और एक जो विलासी आश्रयदाता होते हैं, उस विलासी आश्रयदाताओं की जो प्रवृत्ति है उसमें अश्लीलता द्रष्टव्य है, अश्लीलता दिखाई गई है। देखो, नारी होती है, नारी को उस समय उपभोग की वस्तु माना जाता था। क्या माना जाता था? उपभोग की वस्तु माना जाता था नारी को। पुरुष नारी को एक वस्तु के रूप में देखते थे। पुरुष होते थे, वे नारी को एक वस्तु के रूप में देखते थे। जिस प्रकार वस्तुओं का बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार नारियों का भी बंटवारा हो जाता था। नारियों को एक संपत्ति के रूप में देखते, वस्तुओं के रूप में देखते, भाई भाई आपस में बांट लेते संपत्ति की तरह नारियों। तो उस समय रीति काल में ये विलासी भावना बहुत ही ज़्यादा स्तर पर थी, बहुत ही उच्च स्तर पर थी। इसमें परकीय प्रेम की प्रधानता थी, जो कि किसी अपनी पत्नी से अलग किसी दूसरे से प्रेम करना, परकीय प्रेम की प्रधानता थी। इंद्रिय सुख की प्रधानता थी, अपनी बस इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए और किसी मतलब ही नहीं। रूप लिप्सा, मतलब बस केवल रूप रंग तड़क भड़क चटक मटक देखते थे, और भोगेच्छा और भोगने की इच्छा होती तो भोग भी कर लेते। एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती थी उस समय रीति काल में। बाह्य सौंदर्य दिखाई देता था, और जो संयोग चित्रण होता था, उस संयोग चित्रण में अश्लीलता दिखाई दे जाती थी। संयोग चित्रण में अश्लीलता दिखाते थे। और वियोग वर्णन में जो रीति मुक्त कवि होते थे, जैसे कि घनानंद आदि ने हृदय की विकलता का एक मार्मिक अनुभूति परक चित्रण किया है। घनानंद ने, क्योंकि घनानंद वियोग के कवि हुए थे, घनानंद वियोग के कवि हुए थे। उन्होंने हृदय के अंदर जो व्याकुलता, बेचैनी है, उद्विग्नता है, विकलता है, उसका मार्मिक एवं अनुभूति परक चित्रण किया है उन्होंने। और बिहारी जैसे कवियों ने वृहताप एवं वृह हृदय की कृष्णता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है। बिहारी ने तो ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। ऊहात्मकता का मतलब होता है जो अतिशयोक्ति से भी बढ़कर के अतिशयोक्ति हो जाती है, जिसकी जो मजाक की हद से भी अधिक
सीमा को पार कर जाती है, मजाक की हद से ऊपर चली जाती है। तो बिहारी ने तो वो आत्मकता दिखाई है। जैसे बिहारी ने एक दोहे में बताई है, ओंद आई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात, ओंद आई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो छींटो छुईना गात। तो देखो इसमें कितनी ऊहात्मकता दिखाई है। ओंद आई सीसी सुलख विरह बरनी बिल, कोई नायिका होती है और नायिका अपने प्रिय के वियोग में विरह अग्नि से प्रज्वलित हो रही है, विरह अग्नि से तड़प रही है, उसके अंदर विरह की अग्नि लग रही है। तो वह विरह की अग्नि कैसी दिखाई है उसमें कवि बिहारी ने, उस नायिका में इतना विरह अग्नि दौड़ रही थी कि उसकी जो सखी थी उसकी विरह अग्नि को, उसकी अग्नि को शांत करने के लिए गुलाब जल की शीशियां लेकर के आती हैं और उस शीशियों से उसके शरीर पर गुलाब जल को डाला जाता है, तो गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है और उसके शरीर पर एक भी बूंद नहीं पड़ती है। तो सोचो उसमें कितनी विरह अग्नि थी, जो गुलाब जल बीच में ही सूख गया, उसके शरीर तक ही नहीं पहुंच पाए। तो इसमें कितनी ऊहात्मकता दिखाई है। तो कवि बिहारी ने इन दोहों के माध्यम से अधिक ऊहात्मकता दिखाई है, अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति कर दी। और जैसे एक दूसरा दोहा और बिहारी का, इत आवत चल जात युत चली 6-7 के हाथ, चढ़ी हिडोरे सी लगी, चढ़ी हिडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। कोई नायिका अपने पति के वियोग में इतनी दुबली पतली हो जाती है, इतनी दुबली पतली हो जाती है कि जब वे सांस लेती है, जब वे सांस भरती है तो 6 हाथ इधर चली जाती है और 6 हाथ उधर चली जाती है। वह इतनी दुबली पतली हो गई कि सांस लेते हुए 6-7 हाथ उधर, 6-7 हाथ उधर चली जाती है। और वह ऐसे लगती है जैसे कि हिडोरे पर बैठ करके झूल रही है। वह कैसे लगती है? जैसे हिडोरे पर बैठ करके झूल रही है। तो बताओ बिहारी ने कितनी ऊहात्मकता दी है इसमें। कोई ऐसा कोई दुबला पतला होता है जो सांस लेने से ही इधर उधर चला जाता है। तो इसमें ऊहात्मकता दिखाई है। तो ये श्रृंगारिक भावना दिखाई है रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्तियों में। तो देखो बच्चों, अब हम आगे जो प्रवृत्तियां हैं अगली वीडियो में उन प्रवृत्तियों को दिखाएंगे। धन्यवाद।